गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम यस गुड इवनिंग। आज हम लोग 2 to 3 का ब्लॉक 2 का एक और यूनिट जो लास्ट हमने पढ़ा था उसके आगे का जो यूनिट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नाम है फॉर्मेट्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फॉर्मेट्स एंड स्टैंडर्ड्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कैटलॉगिंग के बेसिक फीचर्स पढ़े थे। कैटलॉगिंग के इनर फॉर्म्स क्या होते हैं, इनर टाइप्स क्या होते हैं, उसके आउटर टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे कैटलॉगिंग करने के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, किसी को पता है? ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। मैं आपका जो बुक चैप्टर है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मेट्स एंड स्टैंडर्ड्स। इस यूनिट में हम उनके फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे। कैटलॉगिंग के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कैटलॉग के उसके बारे में बात करेंगे। बिब्लियोग्राफिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में आईएसबीडी है, आईएसओ है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन मशीन रीडेबल कैटलॉग्स जो हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। The advent of computers is that they can rapidly and efficiently manipulate and retrieve any information or data which is stored in a machine readable form। कंप्यूटर के बारे में हमने लास्ट 2-3 क्लास में भी डिस्कस किया कि जब से आईसीटी का डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी साइंस में बढ़ा, ठीक है, कैटलॉगिंग में उसका यूज होने लगा, तो वो क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन से क्या हुआ? हम जो इंफॉर्मेशन या डेटा या कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी अगर हमें रिट्रीव करना है तो हम पहले से ज़्यादा तेजी से उनको कर सकते थे। ठीक है, और बहुत इफेक्टिवली हम उनको रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, their use in creation and development of bibliographic database has raised the hope of developing a universal bibliographical system through the cooperation of several national and international organization। अब जब जब पहले, इससे पहले जब मैनुअल कैटलॉगिंग होता था तब भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स थे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे, यानी चाहे अलग अलग देशों में कैटलॉगिंग होती है लेकिन उसका जो फॉर्मेट होता था वो सेम होता था। ठीक है, तो जैसे कि AACR2। ठीक है, AACR2 इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किस चीज के लिए? कैटलॉगिंग में, और वो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज होता था। और जब कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी में आया तब भी ये होप बढ़ी कि कंप्यूटर के अंदर भी कुछ ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स होंगे जिसको लोग नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे यूज करेंगे। डेटा जनरेशन एंड एक्सचेंज टेक प्लेस एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, डेटा जो होता है उसका एक्सचेंज या उसका वो जो जनरेट होता है और वो एक्सचेंज होता है वो अलग अलग लेवल्स पे होता है। वो लोकल लेवल पे भी होता है, रीजनल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। तो वो अलग अलग लेवल पे लोग डेटा को एक्सचेंज करते हैं, डेटा को जनरेट करते हैं। लाइब्रेरियंस हैव फेल्ड द नीड फॉर एंड हैव अराइव्ड एट standards to describe different kind of bibliographical materials in catalogs and other bibliographical lists। ठीक है, तो लाइब्रेरियंस जो थे या लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स थे तो उनको क्या लगा कि हमारे पास फिर अगर हमें डेटा को एक्सचेंज करना है तो ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे एक एक्सेल शीट में से डेटा को सिर्फ कॉपी करके किसी और एक्सेल शीट में डालना हो तो मटेरियल सेम जो कॉलम्स है, ठीक है, अगर दोनों के कॉलम सेम है तभी इंफॉर्मेशन करेक्ट मूव होगी, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन करेक्ट मूव
नहीं होगी। और एक तरह का फॉर्मेट रखने का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स थे या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको लगा कि लाइब्रेरी में भी इसी तरह के स्टैंडर्ड की जरूरत है, जिससे हम डेटा को एक्सचेंज कर सकें, ठीक है। आप अपनी लाइब्रेरी में जिस तरह से इंफॉर्मेशन रख रहे हो, और कि आपके पास जो बुक का डेटा है वही बुक किसी और लाइब्रेरी के पास भी है, तो उन्हें फिर वो डेटा को फिर से एंट्री करने की जरूरत नहीं, वो सीधा आपसे कॉपी कर सकता है। लेकिन कॉपी तभी कर पाएंगे जब हम दोनों एक ही स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं। अगर हम अलग अलग स्टैंडर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो फिर हम कॉपी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए ये जरूरी है कि हम एक ही स्टैंडर्ड को यूज करें, ठीक है। द स्टैंडर्डाइजेशन हेल्प्स इन डिसाइडिंग what elements to consider while describing a bibliographical material। और स्टैंडर्ड जो होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन वो कैसे होता है? स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू हम क्या डिसाइड करते हैं? हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर एक बुक का बिब्लियोग्राफिकल मटेरियल हमें बिब्लियोग्राफिकल एलिमेंट्स की उसकी एंट्री हमें करनी है, तो हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रखेंगे, ठीक है। कौन कौन से एस्पेक्ट में हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो फिर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो सब, इसके लिए शायद हो सकता है कॉन्फ्रेंसेस भी हो, बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग भी हो जो इसमें पायोनियरिंग एफर्ट्स कर रही है, ठीक है। फिर वो डिसाइड करेंगे कि हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रखेंगे और उसको अरेंज कैसे करेंगे। It also extend to standardizing their forms and other order of presenting, including punctuation marks and capitalization, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मेट तो होता ही है, ठीक है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेना है वो तो होता ही है, लेकिन उसका अरेंजमेंट कैसे करना है, पहले कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, बाद में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, दो इंफॉर्मेशन के बीच में कौन सा नोटेशन आएगा, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से आएंगे, कहाँ पे वर्ड्स को कैपिटल फॉर्मेट में रखना है, कहाँ पे उसे सेंटेंस केस में रखना है, कहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, कहाँ पे कौन सा वर्ड हमें छोड़ देना है, हर चीज इसमें डिस्कस होती है, ठीक है। ACR2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन स्टैंडर्ड, ठीक है। ACR2 जैसे हमने ऑलरेडी मैंने कहा, वो ऐसे ही स्टैंडर्ड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन लेकिन it is not enough to prepare online catalog where we need to code and structure bibliographical element to utilize the capabilities of a computer, ठीक है। ACR एक ऐसा ही स्टैंडर्ड है, उसको यूज भी किया जाता है, लेकिन वो उतना ज्यादा सक्षम नहीं है कि वो ऑनलाइन कैटलॉगिंग के लिए यूज किया जा सके, ठीक है। उसके एलिमेंट्स या कंप्यूटर की जो स्किल्स होती है, जो शक्तियां होती है, जो उसकी एबिलिटीज होती है, उसको भी अच्छी तरह से यूज करे, उतनी कैपेबिलिटी ACR2 में नहीं है, ओके। We have devised format for this purpose and mark is an example of such a format, ठीक है। तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से नए फॉर्मेट्स बने, और मार्क वैसे ही एक फॉर्मेट का एक एग्जांपल है। मार्क ऑनलाइन कैटलॉगिंग। यस, गुड इवनिंग। यूनिट दिख रहा है ना यहाँ पे 7। देखिए आप टाइम पे सभी ज्वाइन कीजिए, फिर लेट अगर ज्वाइन करोगे फिर, ठीक है। हाँ, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, यूनिट 7 क्लास 2 to 3, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो 2 to 3, ओके। वी हैव डिवाइस फॉर्मेट फॉर दिस पर्पस एंड मार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ फॉर्मेट, ठीक है। तो ऑनलाइन की जरूरत हुई, ऑनलाइन के फॉर्मेट्स की जरूरत हुई, तो वैसे भी फॉर्म जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तैयार हुए, और मार्क वैसा ही एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो मार्क है क्या? मार्क एक शॉर्ट फॉर्म है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग का, ठीक है। मशीन रीडेबल कैटलॉग, MA मशीन, R से रीडेबल, C से कैटलॉग, मशीन रीडेबल कैटलॉग, दैट इज मार्क, okay। mark is a machine readable cataloging format devised by library of congress, ठीक है। इसको जो शुरुआती दौर में जो इसका डेवलपमेंट हुआ था उसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था। many other such forms followed later, some of which we will discuss in this unit। इसके बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग कंट्रीज ने फिर अपने अपने मार्क बनाए थे, ठीक है।
These formats are also standard, but standards in this unit refer to bibliographical standard. ठीक है, हम जो बात करेंगे वो केवल bibliographical standards की बात करेंगे जो कैटलॉगिंग के लिए होता है. ओके, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ठीक है, ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन एंड AACR emphasized on preparation of uniform standardized bibliographical record. ये जो तीन फॉर्मेट है, मार्क, ISBD एंड AACR, इन्होंने एक यूनिफॉर्म बिब्लियोग्राफिकल स्टैंडर्ड बनाने के लिए या यूनिफॉर्म बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड बनाने के लिए काम किया है. The standardization of bibliographical description is aimed at compatibility and promotion of procedure and practice with a strategy for development towards universal bibliographical control, which is precursor to universal access to publication. ठीक है, तो ये क्या करते हैं सभी मिलके, ये सब इन सभी का एम ये है कि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए जिससे यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल इजी हो जाए. ठीक है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं वो सभी एक ही फॉर्मेट को यूज करके कैटलॉगिंग करें, जिससे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना या एक दूसरे की कैटलॉगिंग को कॉपी करना, ठीक है, ये सब आसान हो जाए. ठीक है, तो इससे होगा क्या, अगर हम किसी और की बिब्लियोग्राफिकल डिटेल कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, एक ऐसा फॉर्मेट बन गया, तो लेकिन उससे होगा क्या, फायदा क्या है, तो फायदा ये है कि इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम होगा. अगर मेरी लाइब्रेरी में एक, अगर समझिए कि आप कैटलॉगिंग कर रहे हैं, आपको एक बुक की अच्छी कैटलॉगिंग करने में 40 मिनट्स लग रहे हैं, 30 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की वेबसाइट पे वो बुक ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है, और उसकी कैटलॉगिंग को आप जब अपने मार्क रिकॉर्ड में Z39.50 एक स्टैंडर्ड होता है जो कॉपी करने के लिए यूज होता है, उसका यूज करके आप सीधा कॉपी करते हैं, तो वो 2 मिनट में आप उसको पूरा अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हो. तो आपका कितना टाइम बचेगा, अगर हाफ एन आवर आप ले रहे हो तो आप समझिए कि आपका 25 मिनट्स एक कैटलॉगिंग रिकॉर्ड में आप बचा सकते हो. तो वैसे ही अगर पूरी दुनिया का देखा जाए तो कितना समय बच सकता है. Application of computers in the development of bibliographical database has raised the hope of developing universal bibliographical system through the participation of several national and international organization. अब कंप्यूटराइजेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होने से फिर ये होप आ गई कि सभी इस तरह के फॉर्मेट्स क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे सभी देश या सभी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होगी, उसमें एग्री होगी, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के ऊपर. देयर इज नीड फॉर एक्सचेंज फॉर्मेट, दैट इज फॉर्मेट दैट आर डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर द ट्रांसफर ऑफ मशीन रीडेबल बिब्लियोग्राफिक डेटा बिटवीन सिस्टम्स. ठीक है, तो ये क्या है, एक्सचेंज फॉर्मेट होंगे. एक्सचेंज फॉर्मेट का मतलब जहां पे डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम माइग्रेट कर सकते हैं. Okay, formats. In the Unisys reference manual, a bibliographical record is defined as a collection of information which pertains to a single document and which is stored in a machine readable form and as a self contained and unique logical structure. ठीक है, एक यूनिसिस्ट की एक डेफिनेशन है. ठीक है, और उन डेफिनेशन किस चीज की, मशीन रीडेबल बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड की. उन्होंने कहा है कि मशीन रीडेबल बिब्लियोग्राफिकल डिटेल एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है. ठीक है, और किस चीज का कलेक्शन है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है. एक सिंगल डॉक्यूमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति के पास होना चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन उस कलेक्शन के अंदर है. ठीक है, और वो कहाँ पे स्टोर की गई है, एक मशीन रीडेबल फॉर्म में स्टोर की गई है, और उसका स्ट्रक्चर जो है एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, किसी ना किसी लॉजिकल स्ट्रक्चर में वो बनाया गया है.
A machine readable bibliographical record is arranged according to a particular format. मशीन रीडेबल जो भी कैटलॉग है वो किसी न किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज किया जाता है. फॉर्मेट कन्वेंस द नोशन of formalized framework of a or structure which will hold record of varying content according to certain set of rules or convention controlling the representation of data. ठीक है, तो ये जो भी फॉर्मेट है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अलग अलग रूल्स का यूज किया जाता है. उन रूल्स को या उस फ्रेमवर्क को फॉलो करने के बाद क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है. दिस रूल्स में बी यूनिक टू अ सिस्टम और शेयर्ड विद अदर सिस्टम. ठीक है, और ये रूल क्या होते हैं, एक सिस्टम के लिए हो सकते हैं या फिर बहुत सारे सिस्टम्स में भी सेम रूल्स यूज किया जा सकता है. वो रूल एक सिस्टम के लिए यूनिक भी हो सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग सिस्टम में अलग अलग रूल्स भी हो सकते हैं. ओके, देन बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड फॉर्मेट. अब फॉर्मेट क्या होते हैं, जहाँ पे बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड के जो फॉर्मेट है वो होते हैं. Bibliographic record formats are used to describe the arrangement or structure of computer readable record of bibliographical items. The essential component of a bibliographical records are, ठीक है, bibliographical records के जो फॉर्मेट हैं किसी भी पुस्तक या किसी भी इंफॉर्मेशन रिसोर्स को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करते हैं. ठीक है, और उन फॉर्मेट्स को किसी न किसी रूल के का यूज करके हम फॉलो करते हैं. ठीक है, और उस स्ट्रक्चर या उस फॉर्मेट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं. पहला है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इन रिलेशन टू ऑथर टाइटल पब्लिशर. ठीक है, सबसे पहले तो जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी रिसोर्स है उसकी डिस्क्रिप्शन देना है, जिसमें ऑथर हो, टाइटल हो या पब्लिशर हो. ठीक है, दूसरा कंपोनेंट होता है चॉइस ऑफ एलिमेंट्स टू यूज एज अप्रोच पॉइंट फॉर रिट्रीवल ऑफ द रिकॉर्ड. ठीक है, दूसरा वो होता है कि इसमें इस डॉक्यूमेंट को अगर कोई यूजर सर्च करता है तो उसके अप्रोच पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो वो अप्रोच पॉइंट हमें यहाँ इसमें देना होते हैं. ठीक है, यानी जो इंडेक्सिंग करना है वो हमें इस रिकॉर्ड में करनी होगी कि कौन से कीवर्ड्स या कौन से सब्जेक्ट से या कौन से टर्म से यूजर इस बुक को ढूंढ सकता है. ओके, देन अ यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफायर ऑफ द डॉक्यूमेंट. उस डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफायर भी होना चाहिए. डिस्क्रिप्टर्स रिप्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग और थीसरस. और जो कुछ ऐसे डिस्क्रिप्टर होंगे जो उस बुक के सब्जेक्ट मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं. और वो सब्जेक्ट मैटर हमें कहाँ से लेना है, वो स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से हमें यूज करना है या फिर थिसोरस से. जब आप एग्जाम देने जाएंगे 227 का, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी सेंटर पे होता है, तो वो आपको LCSH भी दे सकते हैं या फिर CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग भी दे सकते हैं. ठीक है, उसका यूज क्या होता है, उसका यूज होता है जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं कैटलॉगिंग कार्ड में, तो वो सब्जेक्ट हमें उसमें से चूज करना होता है. ठीक है, तो जो यस बोलिए. पहले उसमें पहले आपको DDC में से सब्जेक्ट ढूंढना होता है और उसमें उसके बाद CS लिस्ट में से वो सब्जेक्ट को ढूंढना होता है जो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होता है. ठीक है, हाँ, कार्ड जब बनाते हो तो जो क्लास नंबर होता है उस क्लास नंबर के आधार पे आपको DDC के अंदर से हेडिंग मिलेगी. ठीक है, और उस हेडिंग के आधार पे आपको CS लिस्ट में से सब्जेक्ट ढूंढना होता है कि आप किसके लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज करोगे. क्लास नंबर नहीं ढूंढना होता है, CS लिस्ट में क्लास नंबर नहीं होता है, उसमें केवल अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट होते हैं. ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप ढूंढोगे उसी अल्फाबेट पे शायद आपको मिल जाए, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसका कि किस तरह से आपको यूज करना है.
हाँ, वो 2227 में हम पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ फॉर्मेट। अब जो फॉर्मेट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल या लोकल फॉर्मेट, और दूसरा होता है एक्सचेंज करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, जो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और एक होता है लोकल। ठीक है। अब लोकल क्या होता है? इंटरनल फॉर्मेट आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर इंटरनल और लोकल टू अ सॉफ्टवेयर सिस्टम. They can be changed specifically as per the need of the local system and do not have to conform to any external standard. ठीक है। अगर आप अपने सॉफ्ट आपने अपनी कोई एक एक्सेल शीट बना ली, ठीक है, और उसके अंदर आप डेटा को क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे हो, उसका किसी भी स्टैंडर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो कैसा फॉर्मेट हुआ? वो एक लोकल फॉर्मेट हुआ। ठीक है। For internal format, system designers can adopt any conventional that they wish. Rules for input are more restricted, being constrained by existing cataloging codes, and practices are need to be compatible with other systems with a standard exchange format. Their main aim is economy and their efficiency in processing, while the ability to convert, if necessary, from the local format to an exchangeable or exchange format is an extra advantage. This conversion can be done by a computer program. Any agency may therefore adopt their own internal processing format, but at the same time retaining system compatibility with a national or international exchange format. Internal formats can be structured in infinite varieties or ways uh, in which depend or on the software use. ठीक है। तो इंटरनल जो फॉर्मेट होते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर के बेस पे होते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे, आप सीधा एक्सेल यूज कर रहे हो, तो आप एक्सेल में अपने खुद के हिसाब से कुछ भी कॉलम्स बनाओगे। ठीक है। और वो कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। आप हो सकता है कि जीएफआर में से जो एक्सेशन रजिस्टर का फॉर्मेट दिया हुआ है, वही फॉर्मेट आपने ले लिया, उसमें एक दो और कॉलम्स ऐड कर दिए, या फिर कहीं पे आपने देखा हो उसको कॉपी कर लिया, आपने ACR का कुछ फॉर्मेट ले लिया, उसको कॉपी कर लिया। ठीक है। तो कोई भी फॉर्मेट वहाँ पे हो सकता है लोकल फॉर्मेट में। और उसको अगर आपको फिर एक्सचेंजेबल फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या करना होगा? किसी आपको कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प लेनी होगी, जहाँ पे आपके डेटा को फिर एक्सचेंजेबल डेटा में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है। तो वो फिर कुछ स्पेसिफाइड लोग हो जाते हैं। ठीक है। एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना पड़ती है। वो लोग क्या करते हैं? आपके डेटा को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसको एडाप्ट करेंगे और उसको चेंज करेंगे कुछ कॉलम्स को, ताकि वो अ, जो एक्सचेंजेबल फॉर्मेट है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। लेकिन उसके अंदर फिर आपको अलग से मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। दूसरा होता है एक्सचेंज और इंटरचेंज कम्युनिकेशन फॉर्मेट. Exchange format are known as interchange communication format. Exchange format are used for exchange of records between systems. Systems should be sufficiently flexible to cope up with the need of many different software systems. Ideally, they should facilitate the exchange of data which are to be used in wide range of different bibliographical applications, from the production of traditional catalog card to records in database which are used for online access. ठीक है। तो एक्सचेंज इंटरचेंज कम्युनिकेशन जो फॉर्मेट होते हैं वो, यस यस अभिषेक। शॉर्ट करके वही शॉर्ट, ठीक है, देखिए, शॉर्ट करके ये है, दो तरह के फॉर्मेट होते हैं। एक होता है लोकल फॉर्मेट। लोकल फॉर्मेट वो होता है कि जो आप अपनी हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है। वहां पे हम किसी भी स्टैंडर्ड का यूज नहीं करते। हो सकता है स्टैंडर्ड को भी यूज करें, लेकिन वो फिक्स नहीं होता है। आपने अपना मर्जी से कुछ बना लिया है, किसी का भी फॉर्मेट कुछ ले लिया, उसको बना लिया। ठीक है। उस हिसाब से आप कैटलॉगिंग करेंगे। लेकिन जो एक्सचेंजेबल फॉर्मेट्स होते हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे हम वही फॉर्मेट्स यूज करते हैं जो
एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, एक कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो कैटलॉगिंग की जा रही है वो कैटलॉगिंग किसी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी कन्वर्ट या माइग्रेट की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी कंपेटिबिलिटी भी इम्पोर्टेंट होती है कि उसके अंदर भी वो कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए कि जो डेटा है वो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में माइग्रेट हो सके। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? somebody is saying my voice is not audible। आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके ओके, यस, ओके, ठीक है। तो यानी शॉर्ट में अगर समझना है तो इतना ही समझिए, लोकल सॉफ्टवेयर, लोकल फॉर्मेट, कोई भी अपना फॉर्मेट यूज कर रहा है या कोई कहीं से भी कुछ मिल गया यूज कर रहा है। और एक्सचेंजेबल फॉर्मेट जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर में से दूसरे सॉफ्टवेयर में फॉर्मेट जो डेटा है वो कन्वर्ट हो सकता है, लोकल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। उसके लिए फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ती है, उसको माइग्रेट करना पड़ता है, उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद वो एक्सचेंज होता है। लेकिन जो एक्सचेंज या इंटरचेंज कम्युनिकेशन फॉर्मेट होते हैं वो पहले से ही एक्सचेंज करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, A major problem for designer of exchange format is the lack of international agreement on standard for constructing bibliographical record। लेकिन अब स्टैंडर्ड की जब बात आती है तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि स्टैंडर्ड्स, कोई भी स्टैंडर्ड कब बनता है? जब सभी लोग उसके ऊपर एग्री हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे आते हैं कि जिस पर लोग एग्री नहीं होते हैं। ठीक है, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, 10 ऑर्गेनाइजेशन है, 10 दिशा में जाएगी। अगर 10 दिशा में जाएगी तो वहां पे कोई भी एक स्टैंडर्ड नहीं बन सकता है। ठीक है, वो कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसके भी एग्जाम्पल्स हैं। देन एक्सचेंज फॉर्मेट्स, अब इसके स्ट्रक्चर और कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, बिब्लियोग्राफिक डेटा फॉर्मेट्स एडॉप्टेड एक्सचेंज ऑफ डेटा कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट। ठीक है, अब बिब्लियोग्राफी जो एक्सचेंज के लिए जो बिब्लियोग्राफिक डेटा चाहिए उसके अंदर 3 कंपोनेंट का यूज होता है। फर्स्ट, a defined physical structure, rule for arrangement of data to be exchanged. This may link to a container or carrier into which data may placed. The carrier remains constant although the data changes from record to record। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब कि कंप्यूटर के अंदर आपने कुछ रूल्स बनाए डेटा को अरेंज करने के लिए। यानी अगर आप एक्सेल में, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक्सेल के अंदर आपने ऊपर कॉलम बनाया और उनको सभी को टैग किया है, तो वो क्या हुआ? वो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब फिजिकल स्ट्रक्चर वो आपका सेम ही रहेगा। अब आपने रो 1 में डेटा कुछ और डाला, रो 2 में कुछ और डाला, रो 3 में कुछ और डाला, तो वो डेटा रो टू रो या रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड जो रोज होती है उनको क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है ना, वो पता है ना, एक्सेल में एक फील्ड होता है, एक रिकॉर्ड होता है, एक फाइल होता है। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड जो आपका डेटा है वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है, फिजिकल स्ट्रक्चर, वो सेम ही रहेगा। यानी नेम है, अगर नेम ऑफ स्टूडेंट है तो उसमें सारे नेम ऑफ स्टूडेंट ही रहेंगे। उनके पेरेंट्स का नाम है तो सभी में उनके पेरेंट्स का ही नाम होगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ? वो फिजिकल स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, दूसरा हुआ कंटेंट डेजिग्नेटर। ठीक है, अब आपने कॉलम्स तो चूज कर लिए कि यहाँ ये चीजें हमें ऐड करना है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड टाइटल आप क्या रखोगे, स्टैंडर्ड वर्ड क्या रखोगे आप? ठीक है, तो वो कोड को क्या कहते हैं? कंटेंट डेजिग्नेटर। अगर आपने ऑथर लिखा है, ठीक है, समझिए कि टाइटल है, बुक का टाइटल है, एक कॉलम है जिसमें बुक का टाइटल हमें लिखना है। तो कुछ हो सकता है कि टाइटल ऑफ द बुक लिखे है, कुछ हो सकता है कि बुक टाइटल लिखे है, कुछ हो सकता है केवल टाइटल लिखे है, कुछ हो सकता है कि नेम ऑफ द बुक लिखे है। ठीक है, लेकिन ये भी चीजें क्या अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये भी चीजें जो हैं, यानी उनकी डेजिग्नेशन जो है उन टर्म्स की, वो भी सेम होना चाहिए। आपने हो सकता है कि सभी में सभी की उस कॉलम में टाइटल ऑफ द बुक ही है,
लेकिन आप कोई उसको टाइटल ऑफ द बुक लिख रहा है, कोई उसका जो हेडिंग है उसमें बुक टाइटल लिख रहा है, कोई केवल टाइटल लिख रहा है, कोई नेम ऑफ द बुक लिख रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो कंटेंट है एक सॉफ्टवेयर का दूसरे सॉफ्टवेयर से वो मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी हेडिंग ही अलग है। कंटेंट सेम नहीं होगा, यानी कंटेंट नहीं, उनकी डेजिग्नेशन जो है ना वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हाँ वो सेम होना चाहिए, वो भी अलग अलग नहीं होना चाहिए। एक ने टाइटल लिखा, दूसरा टाइटल ऑफ द बुक लिख रहा है, तीसरा बुक टाइटल लिख रहा है, तो वो मैच नहीं करेगा ना कंप्यूटर में। कंप्यूटर मैच कब करेगा? जब उनके नाम सेम होंगे। करेक्ट। देन रूल्स, ठीक है। अब कंटेंट ऑफ द रिकॉर्ड गवर्न बाय रूल्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स very closely tied up with content designators. The data elements separately identified by the codes in exchange format have to be defined, not only the in term of content but also in the form. If the records are to be suitable for use by another agency. अब जो डेटा है, जो आपने डेजिग्नेटर तो बना दिए, अब उसके अंदर जो डेटा हमें ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास उसके लिए भी सुटेबल रूल्स होना चाहिए। आप उसके अंदर डेटा किस तरह से फिलअप करेंगे, ठीक है, कौन से एलिमेंट्स होंगे, कौन से नहीं होंगे, ठीक है, उसके अंदर हम सब कोड्स कौन कौन से यूज करेंगे, ठीक है, अलग अलग उसके अंदर अगर एक ही समझिए एक ही टैग के अंदर कई और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो उनको आप अलग अलग टैग सब टैग कैसे करोगे, ठीक है, तो ये अलग अलग कोडिंग कैसे करोगे, है ना। अगर टाइटल को ऐड करना है तो टाइटल को ऐड करने के रूल्स क्या होंगे, ऑथर को ऐड करना है तो ऑथर को ऐड करने के रूल्स कैसे होंगे, क्या होंगे, ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन आप कैसे ऐड करोगे, तो इन सब चीज़ों के रूल्स होते हैं, और ये सब रूल्स भी पहले से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट होगा। देन स्ट्रक्चर, records in automated systems may be fixed length और variable length। जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं वहां पे क्या हो सकता है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जिनकी आप लेंथ को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स in a file must contain the same field at any given field must always be of the same length from ऑन रिकॉर्ड टू अनदर, वन रिकॉर्ड टू अनदर, ठीक है। तो आप कुछ रिकॉर्ड्स कुछ फील्ड्स ऐसी हो सकती है जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसको लिमिट भी कर सकते हो, जैसे आईएसबीएन नंबर है, आपने लिमिट कर दिया, ठीक है, 13 डिजिट से ज्यादा नहीं होगा, है ना। और ये कब हो सकता है कि जब आपको श्योरिटी हो कि आईएसबीएन नंबर 13 डिजिट से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, जर्नल में आपने सेट कर दिया कि आईएसएसएन नंबर है और वो 8 डिजिट से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के रूल बना सकते हैं जहां पे आप डेटा की जो लेंथ है उसको फिक्स कर सकते हैं। इफ अ फील्ड इज रिपीटेबल इट मस्ट बी रिपीटेड द सेम नंबर ऑफ द टाइम्स इन ईच रिकॉर्ड, ठीक है, अगर कोई ऐसी फील्ड है जो रिपीटेबल हो सकती है, जिसको 2 बार लिखा जा सकता है, ठीक है, तो फिर वो हर रिकॉर्ड में बिल्कुल सेम तरह से रिपीट होना चाहिए, ठीक है। कुछ फील्ड ऐसी होती है जो नॉन रिपीटेबल होती है, तो उसको रिपीट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो लेकिन आपको फिर ऐसी फील्ड को फिक्स करना होगा कि जो हर डॉक्यूमेंट में नॉन रिपीटेबल ही हो या हर डॉक्यूमेंट में रिपीटेबल ही हो, ठीक है, तो उसमें आप फिर डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट अलग रूल नहीं क्रिएट कर सकते। Variable length record may be variable because they do not contain the same number of fields, ठीक है, कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल होते हैं, जिसके अंदर जो फील्ड होती है वो सेम नहीं होती है, ठीक है, वो ज्यादा कम हो सकती है, इसलिए उसे वेरिएबल फील्ड कहा जाता है, वेरिएबल रिकॉर्ड्स कहा जाता है।
और बिकॉज अ गिवन फील्ड इज नॉट ऑलवेज ऑफ द सेम लेंथ, या तो उसके नंबर ज्यादा ना हो या उसकी लेंथ जो है वो हो सकता है कि हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग हो। ठीक है, जैसे कि टाइटल। ठीक है, अब टाइटल में आप फिक्स लेंथ नहीं कर सकते कि इतने वर्ड ही होंगे उसमें, वो किसी में एक वर्ड का भी एक मतलब एक सेंटेंस जितना भी टाइटल हो सकता है। ठीक है, 2 वर्ड्स में भी एक टाइटल हो सकता है ना। Bibliographic records do not fill naturally into the fixed length pattern। ठीक है, अगर bibliographical record की बात करें तो नेचुरली ये फिक्स लेंथ पैटर्न में फिट नहीं होता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन होती है वो फिक्स नहीं होती है, उसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस हुज रिकॉर्ड्स कैन बी ट्रीटेड एट फिक्स लेंथ इज अ मेलिंग लिस्ट फॉर ऑफिशियल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसी अगर एग्जांपल्स की बात करें जो फिक्स होती है तो वो कौन सी हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मेलिंग लिस्ट हो सकती है जहाँ के मेल्स लिमिटेड होते हैं। इन ईच रिकॉर्ड देयर कैन बी फील्ड ऑफ ईच ऑफ नेम, जॉब टाइटल, प्रोविंस, स्टेट, पोस्टल कोड एक्सेट्रा। ठीक है, अब वहाँ पे आप क्या फील्ड फिक्स कर सकते हो, वहाँ पे फिक्स फील्ड ये फिक्स कर सकते हो कि उसका नाम आएगा, उसमें जॉब का टाइटल आएगा, प्रोविंस आएगा, स्टेट या उसका एड्रेस, तो वहाँ पे आप फिक्स कर सकते हो। लेकिन बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड में इस तरह की फील्ड को फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ईच few of these data elements will always be of the same length, but most of them will have a similar length। ठीक है, तो उसमें ये जो हमने बात की इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है कि जो सेम लेंथ की हो, कुछ हो सकती है कि जिसकी लेंथ अलग अलग हो। Each data element is allocated a number of characters and any space not used will be filled with the blank space। ठीक है, तो अगर इसके अंदर स्पेस भी हम ले रहे हैं तो वो भी क्या होगा, वो उसके अंदर एक डिजिट की तरह काउंट हो जाएगा। द सिस्टम designer has to allocate to each data element a suitable number of character which will not be too small or to accommodate the majority of record but not too large also। ठीक है, तो इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें क्या होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ। आप रेलवे की टिकट जब बुक करवाते होंगे, ठीक है, आपने सभी ने देखा होगा। ठीक है, जब आपने रेलवे की टिकट बुक करवाई होगी तो आपने फील किया होगा कि कभी कभी नाम लंबा होता है तो वो लास्ट में कुछ कैरेक्टर्स के बाद फिर लेता ही नहीं है। किसी ने फील किया है, इसको फेस किया है, लंबा नाम है ना। हाँ, तो वो इसी चीज का एक एग्जाम्पल है कि वहां पे जो नाम की लेंथ है कैरेक्टर की वो फिक्स की हुई है, यानी उससे ज्यादा वो नाम लेगा ही नहीं, आपका नाम कट जाएगा, या नाम के अगर कैरेक्टर्स ज्यादा है तो नाम ही कट जाएगा, नहीं तो सरनेम कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है वो, क्यों, क्योंकि उसकी जो फील्ड की लेंथ है उसको लिमिट किया हुआ कि आप उससे ज्यादा कैरेक्टर ऐड ही नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो ये इसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके, ये हमने कंपनी के एक जो उनकी प्रोफाइल है उनकी बात की थी, लेकिन बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वहां पे सिचुएशन डिफरेंट होती है। ठीक है, मेनी फील्ड्स अकर ओनली फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, कुछ फील्ड्स ऐसी होती है कि जो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, हर जगह हर फील्ड नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कवर पे क्या क्या चीजें होती है, टाइटल होता है, ISSN नंबर होता है, एडिशन होता है। The edition appear in bibliographical record only when document contains a specific edition statement। लेकिन अब बुक के अगर बिब्लियोग्राफिकल जो डिटेल्स होती है वहां पे एडिशन हम कब ऐड करते हैं, जब बुक में एडिशन दिया हुआ है। अगर बुक में कोई एडिशन ही नहीं है तो फिर हम कैसे ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते। अगर बुक का फर्स्ट एडिशन है तो हम वहाँ पे फर्स्ट एडिशन नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट एडिशन है तो उसमें कुछ नहीं लिखा जाता है, उसको ये माना जाता है वो फर्स्ट एडिशन है। लेकिन अगर सेकंड एडिशन है तो बुक में लिखा होगा कि ये सेकंड एडिशन है, तो हम उसमें लिखेंगे बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड में। ठीक है, मेनी फील्ड अकर्स फॉर अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स इन अ रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल अ डॉक्यूमेंट में हैव वन ऑथर और इट में हैव एनी नंबर ऑफ जॉइंट ऑथर। ठीक है, अब जो
ऑथर्स हैं वो भी वेरिएबल है, किसी में एक ऑथर होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में मोर देन 3 होते हैं, किसी में ऑथर होते ही नहीं, एडिटर होते हैं। ठीक है, एडिटर के साथ इल्यूस्ट्रेटर होंगे, किसी में ऑडिटर भी नहीं होते, ऑथर भी नहीं होते, कंपाइलर होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। हाँ, नहीं, एडिटर को एडिटर ही माना जाता है, ऑथर नहीं माना जाता है एडिटर को। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, वो पता चल जाता है एडिटर है। अगर आपके जब कैटलॉगिंग कार्ड बनाएंगे ना हम, तो अगर ऑथर अगर है उसमें 1 2 या 3, ठीक है, तो हम ऑथर के नाम से मेन एंट्री बनाते हैं। लेकिन अगर ऑथर नहीं है, एडिटर है, तो हम टाइटल के नाम से एंट्री बनाते हैं। दैट मीन्स कि इस बुक के अंदर जो ऑथर है वो नहीं है, या तो है नहीं, या तो 3 से ज्यादा है। ठीक है, एटॉल लिखते हैं वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन उसमें, बिब्लियोग्राफिकल डिटेल में, लेकिन उसकी जो हेडिंग होती है वो फिर टाइटल से बनती है, वो ऑथर से नहीं बनती है। ठीक है, ऑथर का नाम 2 जगह आता है। एक होता है उनकी हेड, हम जो हेडिंग बनाते हैं वहां पे ऑथर का नाम आता है, और जो एक जो होता है उसकी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल वाले फे उसमें आता है स्ट्रक्चर में, जहाँ पे टाइटल के बाद हम लिखते हैं। ठीक है, ओके। द सेम डॉक्यूमेंट में बी अ नंबर ऑफ मोर देन वन सीरीज। ठीक है, एक कभी कभी होता है कि एक ही जो बुक है वो एक से ज्यादा सीरीज में फॉल करती हो। ठीक है, और रिकॉर्ड में भी असाइन मोर देन वन सब्जेक्ट। ठीक है, किसी कोई बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक कुछ बुक्स ऐसी होती है कि जिसके एक से ज्यादा आईएसबीएन नंबर भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर उसकी हार्ड बाउंड है, उसका आईएसबीएन नंबर होगा, अलग होगा। उसकी अगर पेपर बैक है तो उसका आईएसबीएन नंबर अलग होगा। वो इंडिया में पब्लिश हुई है तो उसका आईएसबीएन नंबर अलग होगा। वही बुक अगर यूएस से पब्लिश हुई है तो उसका आईएसबीएन नंबर अलग होगा। तो एक ही बुक के अलग अलग आईएसबीएन भी हो सकते हैं। A data element may vary in length between records. This is true in most systems, which do not code their data but record them in a ordinal language. ठीक है, तो यानी जो रिकॉर्ड्स हैं या उसकी जो लेंथ है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है, वेरिएबल होती है, वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, फिर हम उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ही लिखते हैं। ठीक है, डेटा को हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखते हैं, हम उसको किसी और कोडिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं। देन कंटेंट डेजिग्नेटर्स। कंटेंट डेजिग्नेटर क्या होता है, हमने पहले बात ऑलरेडी की है। जो कोड टैग्स होते हैं, कोड्स होते हैं, उसका नाम जो हम देंगे उसको ही कंटेंट डेजिग्नेटर कहा जाता है। कंटेंट डेजिग्नेटर आर यूज्ड टू डिनोट द आइडेंटिटी ऑफ ईच डेटा फील्ड। ईच डेटा, जो भी डेटा फील्ड्स हैं उनको हम क्या नाम देंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक रिकॉर्ड में, उसे ही कंटेंट डेजिग्नेटर कहा जाता है। इट मे बी ग्रुप्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्ड with pointers of to the data they identifies। ठीक है, जो डेटा है उसको वो क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। द स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर फाइल इनवेरिएबली यूजेस द मेथड ऑफ इंडेक्सिंग द लोकेशन ऑफ द फाइल एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, कंप्यूटर फाइल क्या करती है, कंप्यूटर में क्या होता है, जो जहां हम स्टोर करते हैं डॉक्यूमेंट को, उसको वो पहले से इंडेक्स कर लेता है। अगर आप जैसे मार्क की बात की जाए तो कुछ चीजें इसमें फिक्स लेंथ होती है, कंप्यूटर जनरेटेड होती है, जहाँ पे हमें कुछ करना नहीं होता है। वो कुछ चीजें पहले से ही फिक्स कर लेता है। ठीक है, द कंप्यूटर कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजिशन ऑफ ईच फाइल द लाइकली पोजिशन ऑफ दैट फाइल ऑन द टेप और ऑन द डिस्क। ठीक है, तो जब हम किसी भी रिकॉर्ड को जनरेट करते हैं तो वो उसे अरेंज कर लेता है कि इसका नंबर, ये रिकॉर्ड नंबर कौन सा होगा। मूव्स द सेम वेरी क्विकली टू अ पोजिशन जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ दैट फाइल, at which point of the tape or disk moves more slowly in the order to locate the data. This index is known as directory। ठीक है, तो ये सिंपली ये कह रहा है कि जब हम कोई
रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर खुद ही उस रिकॉर्ड का नंबर एक जनरेट कर लेता है, जो हमारे यूज के लिए नहीं होता है, वो कंप्यूटर के यूज के लिए होता है। और उस वो अपने जो उसकी खुद की जो डायरेक्टरी होती है, उसमें हमारे रिकॉर्ड के लिए एक स्पेस बना देता है या उसको एक रिकॉर्ड नंबर दे देता है, ठीक है। तो वो क्या होगा उसके लिए, एक डायरेक्टरी हो गई, ठीक है। ये एक्सेशन नंबर नहीं है, ओके, ठीक है। तो इसको एक्सेशन नंबर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये एक यूनिक नंबर होता है जो कंप्यूटर के लिए होता है, ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने कैटलॉगिंग के स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा, उसके जो एलिमेंट्स है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। कंटेंट डेजिग्नेटर के बारे में पढ़ा, उसका फॉर्मेट्स कैसा होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, कहाँ पे कितनी लेंथ हो सकती है नहीं हो सकती, इसके बारे में पढ़ा। अब हम अपने जो मेन टॉपिक है इसका बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स, वहाँ पे आते हैं, ठीक है। द बेसिक नीड ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड स्टैंडर्ड is to have bibliographical control which facilitate comprehension and transfer of bibliographical data, ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड का यूज यही होता है कि वो इंटरचेंजेबल हो, ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी के प्लग की बात करो, ठीक है, मोबाइल की चार्जर की बात करो, या किसी कैटलॉगिंग रिकॉर्ड की बात करो, ठीक है। अगर आप सोचिए कि आप यूएस गए, वहां से एक मोबाइल लेके आए, ठीक है, लेकिन और उसके साथ चार्जर भी है, चार्जर में दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट होता है जो मोबाइल में लगता है और दूसरा होता है जो इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगता है। आप वहां से लेके आए, लेकिन उसके जो सॉकेट्स हैं या जो उसका चार्जर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट में फिक्स ही नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सोचिए। आप समझिए वहां से कोई टीवी लेके आए, वहां का इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट्स फिक्स ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो वो चीजें सारी वेस्ट हो जाएगी ना। इसीलिए इन चीज़ों में भी स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ किया जाता है। या फिर बहुत सारी एडेप्टिव कुछ कुछ कंट्रीज या कुछ जगह ऐसी होती है कि जो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती है, तो उसके लिए फिर क्या यूज़ किया जाता है, एडाप्ट, उसके लिए कंपेटिबिलिटी यूज़ किया जाता है, यस, ठीक है। तो कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे यस यस, कोई बोल रहा है कुछ, यस, ठीक है। तो वहां पे फिर एडाप्टर्स यूज होते हैं, जैसे यूएस में कुछ जगह ऐसी पिन चलती है जहाँ पे राउंड पिन नहीं आती है, वहां पे कुछ ऐसे रेक्टेंगल टाइप की पिन आती है, हार्ड होती है वो, ठीक है, वैसे। हाँ, लैपटॉप चार्जर्स में भी मैंने देखी है ऐसी पिन्स होती है, लेकिन वो आप यहाँ पे लगाओगे तो नहीं लगेगी, फिर उसके लिए आपको क्या लेना होगा, एक एडाप्टर लेना होगा। वो एडाप्टर में उस पिन को लगाओगे और उस एडाप्टर की पिन्स जो है वो हमारे यहाँ के जो सॉकेट्स है उससे कंपेटिबल होती है, फिर आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड्स वर्क करते हैं। इस उसको क्या बोलते हैं, इनको स्टैंडर्ड, इनको एडाप्टर नहीं बोलते, इनको कुछ और बोलते हैं, कन्वर्टर, शायद कन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है। बहुत सारा आपने देखा होगा ना, यूएसबी से माइक्रो यूएसबी कन्वर्टर्स भी आते हैं, हाँ, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं इसमें, ओके। तो वो केवल एग्जांपल के लिए था, तो ताकि आप उसको, अगर इस तरह के एग्जांपल्स होंगे तो शायद आपको ये जल्दी समझ में आए कि स्टैंडर्ड्स कैसे काम करते हैं। तो वैसा ही बिब्लियोग्राफिकल फॉर्मेट में, अगर एक कंप्यूटर है, वहाँ का रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड में कहाँ नहीं यूज होगा, तो हम क्या करेंगे फिर, हमको फिर कुछ और मेथड्स यूज करनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसा जो स्टैंडर्ड है इन वो है ISBD, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। The developers that took place in library information science from the early 1960s revolutionized the concept, scope and purpose of bibliographical description, ठीक है। 1960s से ये सब इस विषय के ऊपर काम हो रहा है कि जो कंपेटिबिलिटी इश्यूज जो आ रहे थे, ठीक है, एक्सचेंज में जो इश्यूज आ रहे थे, तो उसके ऊपर 1960s से डिस्कशन चल रही थी और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस उस पर काम कर रही थी कि कैसे एक
स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम क्रिएट करें. The exponential growth of literature resulted in development of different tools such as bibliographies, union catalog, indexing and abstracting service to ensure effective bibliographical control. ठीक है, तो जब लिटरेचर ज़्यादा बढ़ा तो फिर लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि कौन सा लिटरेचर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है. ठीक है, कहाँ कौन सा लिटरेचर मिलेगा, कहाँ कौन से लिटरेचर में कौन से जर्नल में कौन सी इंफॉर्मेशन छपी है. तो अगर जब इंफॉर्मेशन बढ़ी तो फिर नई नई सर्विसेज भी शुरू हुई. ठीक है, नए नए टूल्स भी इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग के लिए आ गए, जैसे कि बिब्लियोग्राफीज आ गई, यूनियन कैटलॉग्स बन गए, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज आने लगी ताकि यूजर्स का टाइम सेव हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम से कम मेहनत करने से पता मिल जाए. The centralized and cooperative cataloging efforts further intensified the need to have a standard bibliographical format that will promote resource sharing among libraries. ठीक है, तो कुछ लाइब्रेरीज मिली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, हम सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग करते हैं. ठीक है, एक ही समझिए कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन की 10 लाइब्रेरी है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अगर अलग अलग कैटलॉगिंग करेंगे, हम सभी के पास एक ही किताब आ रही है, एक ही बुक आ रही है, तो फिर हमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि हम डुप्लीकेट वर्क कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, कोऑपरेटिव वर्क करेंगे. तो इस तरह की कुछ लाइब्रेरीज ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह का काम शुरू किया. और इससे क्या हुआ, इससे ये आइडेंटिफाई हुआ, ये लोगों को पता चला कि हम एक ऐसा स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड बना सकते हैं जिससे अलग अलग लाइब्रेरीज में इंफॉर्मेशन शेयरिंग पॉसिबल हो जाए. द एफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम मस्ट हैव अ फॉर्मेट ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दैट सूट इट्स रिक्वायरमेंट. ठीक है, अगर आपको एक यूनियन कैटलॉग बनाना है, यानी अगर बहुत सारी लाइब्रेरीज का इकट्ठा करके एक कैटलॉग बनाना है, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, सभी का फॉर्मेट जो है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन सेम होना चाहिए. The micrographic computer and telecommunication technologies brought a sea change in the library environment. The changes in the pattern of library and information services with the introduction of new technologies rendered the traditional manual-oriented bibliographical description and standard and practice inadequate and thus need of a new bibliographical standard. ठीक है, तो जो बिब्लियोग्राफिकल पैटर्न्स चल रहे थे, जो फॉर्मेट्स ऑलरेडी चल रहे थे स्टैंडर्ड, चाहे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो, लेकिन कंप्यूटर के जमाने में या कंप्यूटर के एनवायरनमेंट में वो सारे इनएडिक्वेट प्रूव हो रहे थे, इसलिए उन्हें नए कुछ ऐसे फॉर्मेट्स की जरूरत पड़ी. तो आईएसबीडी का जो ओरिजिन है वो कब हुआ था, 1969 में हुआ था. और कहाँ पे हुआ था, इफ्ला की कमिटी ऑन कैटलॉगिंग जब वो मिले. ठीक है, उन्होंने एक क्या किया, इंटरनेशनल मीटिंग, कैटलॉगिंग एक्सपर्ट जो थे उनकी एक कैटलॉगिंग की मीटिंग की. ठीक है, और वहाँ से ये चीज़ें सामने आई कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं. और वहाँ पे ये उन्होंने तय किया कि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाएंगे, और उस स्टैंडर्ड को क्या कहा गया, उसे आईएसबीडी कहा गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन. ठीक है, और वो लगभग अब 44 सालों से चल रहा है, 40, यानी अभी तो और बढ़ गए होंगे. ठीक है, द इंडिविजुअल फॉर्मेट which the ISBD concept has been applied are now used by bibliographic agencies, national and international cataloging codes, and catalogers in wide variety of libraries throughout the world because of their potential for promoting record sharing. ठीक है, ISBD जब बना, ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें इंटरनेशनल एक्सचेंज डेटा शेयरिंग का पोटेंशियल था, इसलिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करने लगी. और आईएसबीडीज जो थे वो डॉक्यूमेंट बेस्ड होते थे. ठीक है, अलग अलग आईएसबीडी अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट के लिए होता था. द फर्स्ट आईएसबीडी वाज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन फॉर मोनोग्राफिक पब्लिकेशन. ये किसके लिए था, ये केवल मोनोग्राफिक पब्लिकेशन के लिए था. इसे कहा जाता था आईएसबीडी एम. ठीक है, और ये कब आया, 1971 में आया. ठीक है, 1973 में क्या हो गया, दिस टेक्स्ट हैज बीन अडॉप्टेड बाय नंबर ऑफ
एडोप्टेड बाय नंबर ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफीज। फिर लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया, नेशनल बिब्लियोग्राफीज उसको यूज करने लगी। ठीक है, और उसके 1994 का 1974 में इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड एडिशन पब्लिश भी हो गया। ठीक है, 19 फिर ये हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल अब मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकल जो चीजें वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि 1975 में AACR की कमेटी बैठी, उन्होंने फिर ISBD की दूसरा फॉर्मेट पब्लिश कर दिया। ठीक है, ये हिस्टोरिकल है तो ये मैं छोड़ देता हूँ। ISBD देखिए कितने अलग अलग तरीके के थे। ISBD सीरियल था, कंप्यूटर मटेरियल होगा, ठीक है, ऑडियो विजुअल था, ठीक है, प्रिंटेड म्यूजिक था, PM मतलब प्रिंटेड म्यूजिक, NBM मतलब नॉन बुक मटेरियल, CF मतलब कंप्यूटर फाइल। तो ये अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग क्या थे, ISBDs थे। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या था, पर्पस इसका सिंपल था कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड पॉसिबल हो सके। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा यूज क्रिएट हो रहा है, अगर उस डेटा को किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कॉपी करना हो तो कॉपी हो सके, उसको शेयर किया जा सके। ठीक है, इसका इसका इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन थी या इसके जो एरियाज थे, कितने एरियाज थे, उसके 8 एरियाज में उसकी इंफॉर्मेशन को क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। ठीक है, वो 8 एरियाज कौन कौन से हैं। फर्स्ट है टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। सबसे पहले टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा जाता था। फिर सेकंड था एडिशन एरिया। थर्ड था मटेरियल और टाइप ऑफ रिसोर्स स्पेसिफिक मटेरियल। ठीक है, फोर्थ था पब्लिकेशन, प्रोडक्शन या कहाँ पे पब्लिकेशन हुआ। ठीक है, वो। फिफ्थ था फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया। सिक्स था सीरीज एरिया। सेवन था नोट्स एरिया और एट था रिसोर्स आइडेंटिफायर, या ना उसका ISBN नंबर या उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ये था। तो इतने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया था ISBD को। हेडिंग्स होती थी उसकी, जैसे AACR में होती है वैसे ही ISBD में भी हेडिंग होती थी। उसमें टाइटल प्रॉपर जो यूज होता था बुक में, उसके अलावा अगर कोई और टाइटल यूज होता था तो टाइटल पैरेलल टाइटल उसको कहा जाता था। और इन दोनों के बीच में क्या यूज होता था, इज इक्वल टू का साइन, जो AACR में भी यूज होता है और यस AACR में यूज होता है, उसमें तो अलग फील्ड ही होती है। फिर क्या होता था, फिर कॉलन एंड सब टाइटल, कॉलन और सब टाइटल AACR में भी यूज होता है और मार्क में भी यूज होता है। फिर स्लेश करके आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेटमेंट ऑफ ऑथरशिप। ठीक है, जो यही वाला स्लेश कहाँ भी यूज होता है, AACR 2 में भी यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन, देन अदर ऑथर्स, फिर डॉट डैश एंड एडिशन स्टेटमेंट। ये लगभग AACR 2 का ही कॉपी की तरह है। ठीक है, AACR 2 में भी यही वाला सारे रूल्स यूज होते हैं। ठीक है, AACR जब हम पढ़ेंगे तो यही चीजें आएगी। जो बिब्लियोग्राफिकल एरिया जो है AACR का, उसमें यही होता है सारा। ठीक है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर के बीच में कॉलन होता है, देन कॉमा, देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देन फुल स्टॉप। उसके बाद पेजिनेशन आ जाएगा। ओके, फिर उस साइज उसके अंदर ही आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे साइज इसके अंदर ही आ जाएगी, देन नोट्स, देन ISBN। तो यही सारा फॉर्मेट कहाँ पे होता है, यही सारा फॉर्मेट यूज होता था AACR 2 में भी। ठीक है, और ये दोनों सेम सेम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दोनों इफ्ला से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, देन रिसेंट अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्या हुआ, ISBD से कन्वर्ट होने के बाद और इफ्ला ने क्या क्या डेवलप किया, इफ्ला ने डेवलप किया FRBR। ठीक है, इन अर्ली 90s द इफ्ला section of cataloging with the cooperation of the section on classification and indexing set up an IFLA study group on functional requirement for bibliographical record। ठीक है, उन्होंने एक और स्टडी ग्रुप एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था फंक्शनल स्टडी ग्रुप ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर bibliographical record, FRBR। One immediate consequences of this development
was the decision to suspend the most revision work on the ISBDs, while the FRBR study group pursued its changes to recommend a basic level of functionality and basic data requirements for records created by नेशनल बिब्लियोग्राफिकल एजेंसीज। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ISBD था उसको क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया FRBR से। ठीक है, in 1998 FRBR study group published its final report after the recommendations that were finally approved by IFLA section on cataloging standing committee। 1998 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और जिसे इफ्ला ने अप्रूव कर दी। The objective of this second general review project was to ensure conformity between the provisions of ISBDs and FRBR's data requirement। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया इसमें कि जो ISBDs जो थे उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसके जो प्रोविजंस थे उसको इंटरचेंज हो सके उस तरह के प्रोविजंस उसमें क्रिएट किए गए। ठीक है, वो कंफर्म कर रहे हो एक दूसरे की डेटा रिक्वायरमेंट को। ठीक है, और वो किस लिए, बेसिक लेवल नेशनल बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड के लिए। इट ऑल्सो इन्वॉल्व मैपिंग बिटवीन ISBD एलिमेंट्स एंड FRBR एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो वहां पे मैपिंग भी की गई, ISBD के रिकॉर्ड्स जो हैं वो FRBR के जो एट्रीब्यूट्स हैं या रिलेशनशिप्स हैं उसमें मैच हो जाए। अगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ISBDs यूज कर रही थी, उनको अगर कन्वर्ट करना हो FRBR में तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, डेवलप्ड बाय Tom Delsey in 2004 and the publication of ISBD electronic record and later the ISBD for continuing resources। यानी उसके बाद भी जो ISBDs बने उनको भी उसके साथ मर्ज करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आप इतना ही समझिए कि जो इफ्लास ने जो स्टेप्स लिए उसमें सबसे पहले क्या था, AACR था, उसके बाद उन्होंने ISBDs बनाए और उसके बाद उन्होंने क्या बनाए, FRBR। ठीक है, तो ये तीन कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स इफ्ला की ओर से आए थे। देन एक था ISO 2709। ठीक है, bibliographical information play an important role information retrieval for research community, particularly in the field of science and technology. But during the bibliographical information exchange, certain problem arises, and more often when information exchange is on magnetic tape or CD-ROM। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन ये प्रॉब्लम और बढ़ जा रही थी कब, जब ये इंफॉर्मेशन अगर मैग्नेटिक टेप के ऊपर एक्सचेंज की जा रही थी या फिर CD-ROM में की जा रही थी। Different international organizations such as UNESCO, UNICIST, ICSU, IFLA, ISO have taken many steps toward standardization of bibliographical exchange formats. This process of standardization follow a set of codes given by इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने स्टैंडर्ड्स बना रही थी, तो इसमें ISO ने भी अपना एक स्टैंडर्ड बनाया जिसे कहा जाता है ISO 2709। तो ये क्या करता है, देखिए मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, उसका अगर पर्पस देखा जाएगा तो पर्पस लगभग सभी का होगा, सभी का सेम ही होगा। क्या पर्पस होगा सभी का, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डेटा को पॉसिबल बनाना। ठीक है, तो इसका भी यही पर्पस था। फर्स्ट यही है कि परमिट द एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स। दूसरा था परमिट अ बिब्लियोग्राफिक एजेंसी टू मैनिपुलेट बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड रिसीव्ड फ्रॉम बोथ लाइब्रेरीज एंड एब्स्ट्रैक्टिंग द इंडेक्सिंग सर्विसेज। ठीक है, दूसरा ये था कि कहीं और से हमने कोई रिकॉर्ड रिसीव किया है तो उसको भी हम कुछ क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सके, उसमें चेंज कर सकें। ठीक है, थर्ड, serve as a basis of a format for an agency's own bibliographical database by providing a list of useful data elements
तो यानी तीसरा ये था कि ये किसी भी बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस के लिए एजेंसी की तरह काम कर सके। ठीक है, एजेंसी कैसे बनेगी? ये अगर खुद अपने एलिमेंट्स ये प्रोवाइड करेगी तो ही ये एक एजेंसी की तरह वहाँ पे काम कर पाएगी। ठीक है, तो इसका भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था, जहाँ पे रिकॉर्ड मेकर था जो 24 कैरेक्टर का होता था, डेटा डायरेक्टरी होती थी, वेरिएबल फील्ड्स और इन फील्ड सेट होते थे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसमें पढ़ लीजिएगा, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड लेबल होता था, डायरेक्टरी होती थी और डेटा फील्ड्स होती थी। लिखा हुआ है इसका, एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या थे? स्टैंडर्ड्स आर डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट्स कंटेनिंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड अदर प्रिसाइज क्राइटेरिया टू बी यूज्ड कंसिस्टेंटली एज रूल्स। यानी जो भी इसका डॉक्यूमेंट्स थे, अगर कोई भी स्टैंडर्ड है तो उसके क्या होंगे? पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होंगे। और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? वहाँ पर रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, तो वो सभी के लिए प्रोवाइड की गई थी, जिसको लोग यूज कर सकते थे। ठीक है, इसमें क्या थे? स्मॉल नंबर ऑफ मैंडेटरी, इसके अंदर कुछ जो, यस, क्वेश्चंस देखिए, इसमें क्वेश्चंस अगर ऐसे टाइप आया, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो सकते हैं कि डिफाइन द लाइब्रेरी कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में बताइए, एंड लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, या फिर लिस्ट टाइप ऑफ कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स एंड एक्सप्लेन मार्क इन डिटेल। ठीक है, ये हो सकता है। तो वो हो सकता है कि आप सभी को लिस्ट कीजिए और मार्क को एक्सप्लेन कीजिए, या तो एफआरबीआर के बारे में आप कुछ बताइए अगर शॉर्ट में आ गया तो। ठीक है, आईएसबीडी के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बताइए, है ना। मार्क लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क शायद आपका दूसरे पेपर में भी है, तो हर पेपर में जरूरी नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मार्क जरूर आएगा, ये श्योर है। ठीक है, इधर यहाँ पे आएगा या 227 में, आज 223 में भी, 227 में तो मार्क का वो यूज है, 223 में, हाँ 223 में यानी आ सकता है। मार्क इम्पोर्टेंट एक है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मार्क तो आपको पढ़ना ही है, मार्क को अच्छे से पढ़िए, है ना। फिर आईएसओ, ठीक है, इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आईएसबीडी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना, हिस्टोरिकल थोड़ा डेवलपमेंट उसका कैसे हुआ। फिर एफआरबीआर भी पढ़ लीजिए। एफआरबीआर के बारे में तो वैसे ही ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, थोड़ा सा ही पढ़ना है। मार्क है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मार्क, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज मार्क ही हो रहा है, तो मार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, और फिर मार्क पे हम पहुंच ही गए। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैटलॉगिंग फॉर्मेट है कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में, वो है मार्क 21। ठीक है, वो मार्क से मार्क 21 कैसे बना उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। अब मार्क रिकॉर्ड, जैसे मैंने पहले कहा, इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मशीन रीडेबल कैटलॉग। इट इज़ अ फॉर्मेट स्टैंडर्ड द स्टोरेज एंड एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन अ मशीन। ठीक है, एक स्टैंडर्ड है मशीन में बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए। मशीन रीडेबल का मतलब है कि जहाँ पे कंप्यूटर उस रिकॉर्ड को रीड कर सके और इंटरप्रेट कर सके। कैटलॉगिंग रिकॉर्ड का मतलब होता है बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड। ठीक है, जिसके अंदर बिब्लियोग्राफिकल डिटेल किसी भी बुक की आ सके। अब इसके अंदर जो इस रिकॉर्ड में कौन कौन सी चीज़ें होती है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, मेन एंट्री एंड एडेड एंट्री, सब्जेक्ट हेडिंग्स एंड क्लासिफिकेशन और कॉल नंबर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? लाइब्रेरियंस फॉलो द रूल्स ऑफ एएसीआर सेकेंड एडिशन, एएसीआर 2R जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके ही सारे रूल्स इसमें मार्क में फॉलो होते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है? इसमें टाइटल होता है, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशन, मटेरियल टाइप, ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सीरीज, नोट्स, स्टैंडर्ड नंबर, कीवर्ड्स, ये सारा इसके अंदर होता है। देन
उसमें सेकंड होता है मेन एंट्रीज एंड एडेड एंट्रीज। ठीक है, मेन एंट्रीज कौन सी है, एडेड एंट्रीज कौन कौन सी बनेगी, तो मेन एंट्री और एडेड एंट्री भी इसमें इंटर होती है। ठीक है, थर्ड इसमें होता है सब्जेक्ट हेडिंग्स। ठीक है, सब्जेक्ट हेडिंग के लिए आप LCSH या SLSH का यूज कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिए जाते हैं। उसके अलावा होता है क्लास कॉल नंबर होता है। ठीक है, कॉल नंबर में वहाँ पे दो ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए होते हैं कि आप लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम यूज कर रहे हो या फिर DDC यूज कर रहे हो। यस, मार्क 21 का, मार्क 21 को एक्सप्लेन किया जाएगा, उसका डेफिनेशन नहीं होगा। कंप्यूटराइज्ड, देखिए मार्क 21 का डेफिनेशन नहीं होगा, मार्क का डेफिनेशन होता है। मार्क इज अ मशीन रीडेबल कैटलॉग। ठीक है, जहाँ पे जो कैटलॉगिंग रिकॉर्ड्स या बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, मार्क 21 इज डेवलपमेंट ऑफ मार्क। मार्क जब डेवलप हुआ तो उसका जो अभी लास्ट जहाँ पे है प्रेजेंट स्टेज, उसको मार्क 21 कहा जाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से चार एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन एरिया आ गया। ठीक है, एडेड एंट्री एंड मेन एंट्री एंड एडेड एंट्री आ गया, सब्जेक्ट हेडिंग आ गया और क्लासिफिकेशन नंबर आ गया। तो ये चार तरह की इंफॉर्मेशन इसमें होती है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मार्क फॉर्मेट इज मोस्ट नेसेसरी टू एनी टाइप ऑफ लाइब्रेरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बेटर शेयरिंग ऑफ बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स एंड बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो इससे आप डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बच सकते हैं, बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड को आप शेयर कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इसका क्या हो सकता है, बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल हो सकता है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, टू डिस्क्राइब अ मार्क रिकॉर्ड वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड with this. ठीक है, first is sign post. The information from a catalog card is not simply typed into a computer to produce an automated catalog. The computer need a means of interpreting the information on a catalog record. The mark record contains a guide to its data, which is called a signpost before each piece of bibliographical information. ठीक है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जब होती है उससे पहले जो भी डेटा आप ऐड कर रहे हो उसको एक्सप्लेन किया गया है या उसकी डिस्क्रिप्शन दी जाती है। ठीक है, तो उस डिस्क्रिप्शन को क्या कहा जाता है, साइन पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेन एंट्री में यहाँ पे लिखा हुआ है, मेन एंट्री पर्सनल नेम विद अ सिंगल सर नेम। ठीक है, द नेम। ठीक है, तो यहाँ पे बैनर्स रिचर्ड जे, डेटा में क्या आएगा, और यहाँ पे क्या लिखा था, सर नेम। ठीक है, सिंगल सरनेम से शुरू हो रहा है तो सरनेम से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे टाइटल प्रॉपर एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टाइटल प्रॉपर क्या हुआ, मेक द टीम, और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो नाम है ऑथर का वो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन एरिया, एडिशन एरिया में कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, एडिशन स्टेटमेंट, तो ये कौन सा एडिशन है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हुए, साइन पोस्ट हुए, यानी एक तरह के अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जो टेक्स्ट है, ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन की जो हेडिंग्स होती है वो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये अलग अलग एरियाज हैं। ठीक है, ये एरिया है और उसके अंदर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे भी ये एक मेन फील्ड है और ये उसकी सब फील्ड्स हो गई, ये फील्ड है और ये उसकी सब फील्ड हो गई, ये फील्ड है और उसकी सब फील्ड हो गई। ठीक है, record with a textual signpost. Each bibliographical record is divided into fields. ठीक है, हर bibliographical record जो है वो डिवाइड किस चीज में किया गया है, वो फील्ड्स में डिवाइड किया गया, और हर फील्ड को अगेन फिर जैसे मैंने कहा कि उसे किस में डिवाइड किया गया, सब फील्ड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और जितने भी फील्ड्स है उनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, एक
टैग के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। लेकिन जब हमें दिखाई देती है तो उस टैग के साथ एक डिस्क्रिप्शन भी होती है जिसे हम साइन पोस्ट कहते हैं। देन उसमें होता है इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर्स आर वन डिजिट नंबर्स। हर टैग के साथ कुछ ना कुछ इंडिकेटर होगा, ठीक है। ईच टैग इज फॉलोड बाय 2 कैरेक्टर पोजीशन इन सम फील्ड। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन इज यूज्ड इन सम फील्ड, बोथ आर यूज्ड, एंड इन सम फील्ड लाइक 020 और 300 नाइदर इज यूज्ड, ठीक है। तो 2 डिजिट यूज होती है उसके अंदर, ठीक है। किसी में दोनों फील्ड दोनों यूज हो जाती है, किसी में एक यूज होती है, किसी में दोनों यूज नहीं होती है, ठीक है। व्हेन एन इंडिकेटर पोजीशन इज नॉट यूज्ड, दैट इंडिकेटर इज रिफर्ड एज अनडिफाइंड। जहां पे कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अनडिफाइंड कहा जाता है। और उसमें क्या लिखा जाता है? वहां पे हैश का सिंबल डाल दिया जाता है, ठीक है। ईच इंडिकेटर वैल्यू इज नंबर्ड फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। और जितनी भी इंडिकेटर की वैल्यू है वो 0 to 9 तक होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, टैग इंडिकेटर टाइटल 24514A, ठीक है। और इसका ए, इसका क्या हुआ? सब फील्ड हुआ, ओके। और ये किसका नाम क्या दिया हुआ है? हैंडबुक ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये टाइटल है। और ए जो है वो सब फील्ड है, ठीक है। और 245 है जो वो है टाइटल स्टेटमेंट, ओके। और उसका जो ए है वो सब फील्ड है टाइटल के लिए। अब 1 4 क्या है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। इन द अबोव एग्जाम्पल 1 इज द फर्स्ट इंडिकेटर एंड 4 इज द सेकेंड इंडिकेटर। ये जो दो टर्म दिए 1 एंड 4 वो फर्स्ट एंड सेकेंड इंडिकेटर है। द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंडिकेटर in the field that is 1 indicates that there should be a separate title entry in the catalog, ठीक है। इसका मतलब है कि इस कैटलॉगिंग रिकॉर्ड में जो टाइटल एक अलग से टाइटल एंट्री बनेगी, यानी जो ये मेन एंट्री है वो टाइटल एंट्री नहीं है, ठीक है। मींस टाइटल एडेड एंट्री शुड बी प्रिपेयर्ड एंड टाइटल शुड बी एडेड टू ट्रेसिंग इन द कैटलॉग कार्ड, ठीक है। द फर्स्ट इंडिकेटर वैल्यू 0 वुड मीन दैट टाइटल मेन एंट्री इज इन्वॉल्व एंड नो एडिशनल ट्रेसिंग फॉर द टाइटल वुड बी रिक्वायर्ड। अगर वहां पे एक की जगह अगर 0 होता तो उसका मतलब ये होता है कि इसकी अलग से टाइटल एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। द सेकेंड इंडिकेटर दैट इज 4 displays the number of characters at the beginning of the field इंक्लूडिंग द स्पेस। तो फर्स्ट 4 डिजिट जो है स्पेस के साथ, ठीक है, उसको वो काउंट कर रहा था, जिसे हमें क्या करना है? डिसरिगार्ड कर देना है, यानी उसे सर्च नहीं करना है, ठीक है। और वो क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि जो आर्टिकल्स होते हैं किसी भी टाइटल में उसको अवॉइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे टाइटल क्या लिखा है? द हैंडबुक। तो द जो है उसे अवॉइड कर देना है। तो द के कितने कैरेक्टर्स है? 3 कैरेक्टर्स। और उसके बाद एक स्पेस आ गई तो 4 कैरेक्टर्स हो गए। तो ये 4 कैरेक्टर्स जो हैं उनको क्या नहीं करेगा? ये कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये केवल एक एग्जाम्पल है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। अगर हम ऑथर की फील्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है जो सरनेम से शुरू होता है, ठीक है, ये बताता है कि जो नाम आपने ऐड किया वो सरनेम से शुरू हो रहा है। दूसरा एक इंडिकेटर होता है जिसको आप यूज़ करोगे तो उसका मतलब ये होगा कि जो ऑथर का नाम लिखा है वो उसके फर्स्ट नेम से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तो आपने जो डेटा फिल किया है उसको कैसे कंसीडर करना है उस वो डिपेंड करता है आपके ये इंडिकेटर पर, ओके। देन वेरिएबल फील्ड्स, द डेटा कंटेंट ऑफ अ रिकॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल फील्ड्स। मार्क 21 फॉर्मेट डिस्टिंग्विश two type of variable fields: variable control field and variable data field. Variable control field consists of data and field terminator, that is 00x field content 0 to 001 to 009, ठीक है।
तो ये वाला कि 00x का मतलब क्या है कि दो तो जीरो है, लेकिन जो यहाँ पे x लिखा है वहां पे 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी 000 तो है ही नहीं, तो 001 to 9 वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x का मतलब 1 to 9 में कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है। देन सब फील्ड्स, यानी कोई भी एक फील्ड अगर है तो उसकी, और अगर सब फील्ड को क्रिएट किया गया तो वो कैसे क्रिएट किया गया, अल्फाबेट्स का यूज किया गया है या तो नंबर्स का यूज किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फील्ड का नाम दिया हुआ है टैग 260। 260 कौन सा टैग है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन या ईयर ऑफ पब्लिकेशन उस चीज का है, ठीक है। तो ये अब प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा इस फील्ड का नाम है जिसका टैग है 260, ठीक है। अब इसके अंदर दो तीन अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। एक ये होता है कि पब्लिशर का नाम क्या है, एक होता है कि पब्लिश कहाँ पे हुई है, एक होता है उसका ईयर कौन सा है। तो तीन इंफॉर्मेशन इसमें आ गई। तो अगर तीन इंफॉर्मेशन है तो उसको फिर से क्या किया गया, उस फील्ड को और डिवाइड कर दिया गया है सब फील्ड्स में, ठीक है। तो ए इज प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, बी इज नेम ऑफ पब्लिकेशन पब्लिशर, एंड सी इज डेट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा मार्क फॉर्मेट में लिखा हुआ है 260 इज प्लेस ऑफ पब्लिकेशन या पब्लिशर, वो वाला टैग है। हैश लिखा हुआ मतलब ये अनडिफाइंड है। डॉलर ए मतलब प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, डॉलर बी मतलब पब्लिशर, एंड डॉलर सी मतलब ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ओके। हियर डॉलर इज डिलिमिटर। तो जितने भी सब फील्ड्स हैं उसके साथ क्या लगता है, एक डॉलर लगता है, ठीक है। वो फील्ड को डिलिमिट करता है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी फील्ड्स होती है जो कंपलसरी होती है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे लीडर है, आप जैसे ही कोई भी क्रिएट फाइल करोगे तो ये लीडर अपने आप सिलेक्ट कर लेगा और अपने आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन फिल कर लेगा, ठीक है। जैसे हमने पिछली बार अभी बात की थी ना कि ये अपने आप ही एक रिकॉर्ड को नंबर दे देता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर कर देगा, ठीक है, क्रिएट कर देगा। वो सारी चीजें मार्क में भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो लीडर है इसमें 24 कैरेक्टर्स होते हैं। ईच पोजीशन हैज एन असाइंड मीनिंग बट मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन लीडर फील्ड इज फॉर कंप्यूटर यूज। इसके अंदर की मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे लिए नहीं होती है, वो कंप्यूटर के यूज के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रोल बहुत कम होता है, नहीं होता है। और ये जो क्रिएशन होता है इस फील्ड का, वो भी कंप्यूटर अपने आप ही कर लेता है, आपको कुछ वहाँ पे करना नहीं होता है। Then record directory. Immediately following the leader, directory begins. तो डायरेक्टरी भी क्या होता है, ये अपने आप ही क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 12 कैरेक्टर्स होते हैं। द रिकॉर्ड डायरेक्टरी हेल्प इन द रिट्रीवल ऑफ सिलेक्ट फील्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड। द डायरेक्टरी एंड्स विद अ फील्ड टर्मिनेटर कैरेक्टर, ठीक है। ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इतना ही आप याद रखिए, बाकी इसमें ज़्यादा याद रखने का कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देन यूएस मार्क। अब देखिए जब मार्क शुरू हुआ था, ये हिस्ट्री है, पूरा मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जब मार्क शुरू हुआ था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने शुरू किया था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल डिस्कशन किया, नेशनल लेवल पे डिस्कशन किया। तो उन्होंने वो एग्री हुए कि हम ओके मार्क के ऊपर वर्क करेंगे और इस तरह का एक स्टैंडर्ड हम बनाएंगे। लेकिन अलग अलग जो देश थे उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग थी और वो कुछ चीज़ों पे एग्री नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने देश का मार्क बनाया, ठीक है। जैसे अमेरिका में मार्क बना उसे यूएस मार्क कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मार्क बना उसे ऑस मार्क कहा जाता है, यूके में मार्क बना उसे यूके मार्क कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने मार्क रिकॉर्ड बनाए जो क्या थे, उन कंट्रीज के अंदर वर्किंग थे, ठीक है। ऑस मार्क क्या था, ऑस मार्क के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना हो
तो अमेरिका के अंदर हो सकती थी, लेकिन अमेरिका की इंफॉर्मेशन ब्रिटेन के साथ शेयर नहीं की जा सकती थी, या ब्रिटेन की इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर नहीं की जा सकती थी। ठीक है, तो कंट्री बेस्ड सारे मार्क थे। इसकी ये हिस्ट्री लिखी हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। मोर और लेस सभी में सेम था, कुछ इंफॉर्मेशन अलग अलग थी। ठीक है, ऑसमार्क के बारे में पूरा है ये, वही सारी चीजें, इंडिकेटर है, सब फील्ड है, टैग है। ठीक है, देन यूके मार्क आ गया। ठीक है, बीएनबी, वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कौन सी थी, बीएनबी थी। उन्होंने उसको एडॉप्ट किया, लेकिन उसमें भी कुछ चेंजेस उन्होंने कर दिए, और कुछ चेंजेस अगर आपने कर दिए तो फिर वो मार्क यूएस मार्क से वो अलग हो गया, और वो फिर मार्क कहाँ चला, केवल यूके में ही चला। ठीक है, तो इसलिए उसे यूके मार्क कहा गया, और वो भी फिर क्या, एक नेशनल फॉर्मेट हो गया, इंटरनेशनल फॉर्मेट वो नहीं था। इसकी भी जेनेसिस है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1969 से ये शुरू हुआ था, यूके मार्क एंड। और ये जो मार्क रिकॉर्ड्स है वो सब लार्जली जो है वो एएसीआर 2 के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एएसीआर 2 के जो रूल्स हैं वही मार्क के अंदर भी यूज होते हैं। ऑस मार्क के बाद, इस यूके मार्क के बाद फिर क्या आया, यहाँ भी देखिए वही था, इंडिकेटर यहाँ भी है, सब फील्ड्स हैं। ठीक है, फिर मार्क 21। ठीक है, मार्क 21 कैसे आया, इन 2000 द ब्रिटिश लाइब्रेरी आफ्टर कंसल्टेशन विद यूके लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन community unanimously decided to move from UK Mark, the national cataloging format maintained by British Library since 1975, to the Mark 21। ठीक है, यानी मार्क 21 में वो, यानी ये यूके का लिखा हुआ कि उन्होंने 2000 में यूके मार्क से यूएस मार्क में अपने आप को माइग्रेट कर लिया। अब मार्क 21 जो था वो क्या था, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था। ठीक है, वो कंट्री, यानी केवल नेशनल स्टैंडर्ड नहीं थे, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थे। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी उस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती थी। ठीक है, अब मार्क के अंदर 5 तरह की इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, एक था बिब्लियोग्राफिकल डेटा, ऑथोरिटी डेटा, होल्डिंग डेटा, क्लासिफिकेशन डेटा और कम्युनिटी इंफॉर्मेशन डेटा। ठीक है, बिब्लियोग्राफिकल डेटा में क्या होता था, ऑथर, टाइटल, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑथर उसमें होता था। ठीक है, बिब्लियोग्राफिकल डेटा में। ऑथोरिटी डेटा में यानी जो भी व्यक्ति जो ऑथर है उसको, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, यानी जो मेन एंट्री बनती थी। ठीक है, इंडेक्सिंग एंट्री, जो बुक या जो भी उस डॉक्यूमेंट को अस्तित्व में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, ऑथर हो या एडिटर हो, तो उनके लिए ऑथोरिटी, उसका एक डेटा बना अलग से। ठीक है, ऑथोरिटी डेटा। ठीक है, और ये कोई व्यक्ति भी हो सकता था, और वो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती थी। ठीक है, उसके साथ तीसरा इसके अंदर था होल्डिंग डेटा। होल्डिंग डेटा जो होता है वो हर लाइब्रेरी का अलग अलग होता है। ठीक है, होल्डिंग डेटा क्या होता है कि मेरी लाइब्रेरी में अगर ये बुक है तो उसका एक्सेशन नंबर क्या है, मैंने उस बुक को किससे खरीदा है, मैंने कब खरीदा है, कितने में खरीदा है। ठीक है, इनवॉइस की नंबर क्या है, इनवॉइस का डेट क्या है, वो सारा क्या हुआ, वो होल्डिंग डेटा हुआ मेरा। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन डेटा। क्लासिफिकेशन डेटा में दो तरह की स्कीम को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, दैट इज एलसी एंड डीडीसी। ठीक है, तो अगर एलसी आप यूज कर रहे हो तो एलसी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर डीडीसी यूज कर रहे हो तो डीडीसी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन फॉर्मेट फॉर कम्युनिटी इंफॉर्मेशन डेटा। अब इसका क्या यूज था, इट इज सुटेबल फॉर कोडिंग कम्युनिटी नॉन बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। यस, यानी ये जो था कम्युनिटी इंफॉर्मेशन डेटा था, यानी ये लोगों के लिए ऐसा डेटा था जो
सामान्य जो लोग थे या यूजर्स थे उनके लिए ज्यादा यूजफुल था। ठीक है। वन may be interested in creating database for expert in an area which they for which there are detail in this format। ठीक है। तो अगर वो कोई व्यक्ति समझ लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कि एक्सपर्ट की अगर लिस्ट भी तैयार करना चाहे तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल था। ठीक है। सिमिलरली फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी कुछ किसी ने कोई मीटिंग की तो उसको भी वो उसमें ऐड कर सकता था। ठीक है। कोई कॉन्फ्रेंस हुई तो उसका भी रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जा सकता था। ठीक है। तो इस तरह की भी कैटलॉगिंग इसके अंदर की जा सकती थी। फर्स्ट थ्री फॉर्मेट्स आर पर्टिकुलरली एंड आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कैटलॉगिंग इन लाइब्रेरीज। तो इन पांच में पहली जो तीन थी वो तीन फॉर्मेट जनरली लाइब्रेरी में यूज होते हैं, जैसे बिब्लियोग्राफिकल डेटा, ऑथोरिटी डेटा और होल्डिंग डेटा। ये तीन लाइब्रेरीज में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। यस। ये बुक के अंदर यूनिट 7 देखिए आप। 7.5 कौन? ये रहा पेज नंबर देखिए 70। ठीक है। 223। ठीक है। ओके। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम आपको यूके मार्क और यूएस मार्क में कुछ डिफरेंस दिया हो कि यूके मार्क यूएस मार्क से कैसे अलग था, तो इसको भी आप थोड़ा पढ़िएगा खुद और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछिए। यू हाउ डज मार्क 21 यूके मार्क से कैसे अलग है? ठीक है। तो मार्क 21 में क्या है? मार्क 21 इज सेट ऑफ 5 कम्युनिकेशन फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है। मार्क 21 में क्या है? 5 तरह के कम्युनिकेशन फॉर्मेट दिए गए हैं जिसमें बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सकता है। और यूके मार्क जो है वो क्या है? वो एक नेशनल फॉर्मेट है, केवल बिब्लियोग्राफिकल पर्पस के लिए ही उसको यूज किया जाता है। ठीक है। और मार्क 21 क्या है? मार्क 21 बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड है दैट हैज बीन डेवलप्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमेटिक वे अबाउट प्रिंट एंड अ वाइड वेराइटी ऑफ अदर टाइप ऑफ मटेरियल। अब इसके अंदर क्या है? बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड के अलावा भी अलग अलग तरह के जो मटेरियल्स हैं, चाहे अगर इसमें जनरल जर्नल है, ई रिसोर्सेस हैं, किसी भी तरह का मटेरियल है वो इसके अंदर एडॉप्ट किया जा सकता है, इसको एकोमोडेट आप कर सकते हैं। लेकिन यूके मार्क में ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। ठीक है। वैसे ही एक आया था यूनी मार्क जिसको कहा जाता था यूनिवर्सल मार्क। ठीक है। यूनिवर्सल मार्क को भी एक इंटरनेशनल फॉर्मेट की तरह यूज किया गया था, लेकिन वो बाद में नहीं चला और फिर मार्क 21 उसमें आया। ठीक है। यूनिमार्क कहाँ से आया था? इफ्ला ने उसमें वर्क किया था। ठीक है। और इफ्ला ने यूनिमार्क का डेवलप किया। ठीक है। इट वॉज कंसीव्ड एज अ टूल ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क, although the record structure which become ISO 2709 was accepted early on during the first cooperative project between LC and BNB। ठीक है। यानी पहले वहाँ पे ISO 2709 चल रहा था, उसको LC और BNB ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन फिर भी यूनिमार्क के ऊपर काम हुआ। ठीक है। और जो अलग अलग मार्क चल रहे थे उसके बाद भी इस मार्क पे काम हुआ। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग मार्क्स थे वो सारे नेशनल मार्क्स थे, यानी अलग अलग देशों में ही चलते थे। एक देश का मार्क अगर यूएस मार्क है तो वो यूएस में ही चलेगा, यूके मार्क है तो केवल यूके में ही चलेगा। लेकिन फिर भी अगर इंटरनेशनली डेटा को कन्वर्ट करना था या माइग्रेट करना था या शेयर करना था वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, वो एक परेशानी रही थी। तो उसके लिए इफ्ला ने वर्क किया और उन्होंने क्या किया? एक ऐसा हम मार्क रिकॉर्ड बनाए जो इंटरनेशनल तौर पे भी काम करे और जिसे फिर कहा गया यूनिमार्क। तो 1977 में इफ्ला ने क्या किया? यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट
ठीक है, उन्होंने एक इसको पब्लिश किया, ठीक है, यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट के नाम पे यूनिमार्क को। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था उस वो था द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूनिमार्क इज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल एक्सचेंज तो हो ही रहे थे, नेशनल जो मार्क थे उनके थ्रू, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल एक्सचेंज करना। ठीक है, किस चीज़ का एक्सचेंज? इंफॉर्मेशन का या फिर बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स का। In mid 80s, it was seen necessary to expand Unimark to cover documents other than monographs and serials. ठीक है, 1980s के बाद उनमें इफ्ला को ऐसा लगा कि नहीं, इसके अंदर अभी तक केवल क्या हो रहे थे, मोनोग्राफ्स हो रहे थे, लेकिन अब इसमें ज़रूरत है कि हम मोनोग्राफ को छोड़ के या सीरियल्स को छोड़ के अलग जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे सीडी हो सकती है, डीवीडीज हो सकती है, या मैग्नेटिक टेप्स हो सकती है, उनको भी हम उसके अंदर इंक्लूड करें। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक नया मैनुअल पब्लिश किया, द यूनिमार्क मैनुअल। और वो कब पब्लिश हुआ था? 1987 में। बाय दिस टाइम यूनिमार्क हैड बीन एडॉप्टेड बाय सेवरल बिब्लियोग्राफिकल एजेंसीज इन देयर इन हाउस फॉर्मेट। तब तक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज यूनिमार्क को एडॉप्ट कर चुकी थी। उसके बाद फिर और इसके एडिशंस आए। ठीक है, 1994 में फिर से एडिशन आया, जिसने क्या किया, पुराने एडिशंस को यानी पुराने जो फॉर्मेट्स थे उसको और अपडेट कर दिया। यूनिमार्क कौन अब मेंटेन करता है? यूनिमार्क को इफ्ला एंड यूबीसीआईएम ऑफिस उसको मैनेज करता है। ठीक है, इफ्ला उसको मैनेज करता है। और इसका स्कोप क्या था? स्कोप जैसे मैंने कहा कि मेन यही था कि इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डेटा को पॉसिबल बनाया जाए, क्योंकि जो दूसरे मार्क्स थे वो सारे क्या करते थे, नेशनल एक्सचेंज को पॉसिबल उसमें पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंज पॉसिबल नहीं था। तो यूनिमार्क के थ्रू इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन पॉसिबल हुआ। ठीक है, और एक नया एक अलग क्या था, ये एक अलग मार्क फॉर्मेट था। ठीक है, यूनिमार्क इज इंटेंडेड टू बी अ कैरियर फॉर्मेट फॉर एक्सचेंज पर्पस। ठीक है, यानी ये केवल एक्सचेंज फॉर्मेट के लिए यूज किया जाने लगा। अगर आपको जैसे कोई यूके मार्क यूज कर रहा है तो पहले वो फिर उससे क्या करेंगे, उसे यूनिमार्क में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एक्सचेंज करेंगे, फिर से वो हो सकता है वो अपने मार्क में उसको कन्वर्ट कर ले। ठीक है, यूनिमार्क डज नॉट प्रोवाइड रिकमेंडेशन ऑन द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ डेटा व्हेन इट इज टू बी एक्सचेंज। ठीक है, तो इसने कोई भी रिकमेंडेशन या फॉर्म या डेटा कंटेंट को क्या किया, उसकी रिकमेंडेशन नहीं दी। ठीक है, रिकॉर्ड्स आर यूजुअली स्ट्रक्चर्ड इन एग्जाम एक्सचेंज टेप फॉर्मेट एज इन द लास्ट स्टेज in any conversion process after form content and content designator have been converted to a unimark standard। ठीक है, इन्होंने अपना कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया था। इन शॉर्ट, those organizations intending to use Unimark for data interchange will find it useful to coordinate their internal format content designator and subfields definitions with those in Unimark to reduce the complexity of data conversion when the records are converted into Unimark exchange tape structure। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर डेटा इंटरचेंज करना था तो वो क्या करते थे, अपने डेटा को यूनिमार्क के साथ मैच कर देते थे, उनके फील्ड डेजिग्नेटर्स को वो यूज कर लेते थे ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। स्कोप क्या था इसका? यस, इतने सारे पॉइंट याद मत रखिए। देखिए, आपको याद अगर पूरा समझिए, ऐसे टाइप मार्क्स आता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, तो आप शुरू कहाँ से करोगे? आप यानी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करोगे, स्टैंडर्ड्स क्यों यूजफुल होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड में कौन कौन सी चीजें होती है, उसके बाद आप क्या लिखोगे? जो सबसे फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने कौन सा पढ़ा था? फर्स्ट, एनीवन? यस, सबसे फर्स्ट स्टैंडर्ड था आईएसबीडी। उसके बारे में आप लिखिए, आईएसबीडी को किसने शुरू, कहाँ से शुरू हुआ था? इफ्ला ने किया था।
ठीक है। इफ्ला में आईएसबीडी में स्ट्रक्चर्स होते थे, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए। उसके बाद आप लिखोगे आईएसओ 2709, उसके बारे में ज़्यादा मत पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, जितना आप समझ सकें उसको उतना लिखिए, ठीक है। उसको किसने बनाया था? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। उसके बाद आप आ जाइए मार्क के ऊपर। मार्क के इतने सारे पॉइंट्स मत लिखिए, मार्क क्या है वही लिखिए आप, ठीक है। उसका थोड़ा सा जेनेसिस लिख दीजिए, कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले यूएस ने शुरू किया था, फिर अलग अलग कंट्रीज में के साथ मीटिंग जब हुई तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग रिकमेंडेशंस थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, फिर उन्होंने अपना अपना मार्क बना लिया, ठीक है, अपना अपना मार्क बना लिया। तो वो सारा जो मार्क था वो सारे कि अलग अलग देशों के नाम से जाना लगा, जैसे यूएस मार्क, यूके मार्क, ठीक है। और वो मार्क का प्रॉब्लम क्या था, उस मार्क में डेटा जो एक्सचेंज होता था वो केवल नेशनल लेवल तक ही होता था, इंटरनेशनल लेवल पे मार्क में डेटा एक्सचेंज नहीं हो रहा था। फिर इफ्ला ने क्या किया, उन्होंने यूनिमार्क बनाया। अब यूनिमार्क का काम क्या था? यूनिमार्क का काम इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन था, ठीक है। और उसी के बेस पे फिर बाद में यूएस मार्क 21 बना, ठीक है। और मार्क 21 आज भी यूज होता है सभी जगह, ठीक है। तो ये चीजें बार बार देखिए, हर मार्क का आपको फॉर्मेट यूज करने की फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक मार्क के बारे में पढ़िए, जैसे मार्क 21 के बारे में ही वही पढ़िए, ठीक है। बाकी सब में आप केवल वही लिखिए, हिस्ट्री। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल है। और हर मार्क में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे ही। अब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल अगर आ रहा है तो वो आप कैसे भी सर्च कर सकते हैं उसको। कीवर्ड से सर्च करो, टाइटल से सर्च करो, ऑथर से सर्च करो, पब्लिशर से सर्च करो, ठीक है। उसमें आप कुछ भी लिख दो चलेगा, कहीं भी आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही एक फॉर्मेट था CCF, ठीक है, जो सोल का फर्स्ट वर्जन था, सोल 1 था, वहां पे CCF यूज किया जाता था। और ये भी ISO 2709 के बेस पे था। और ये सब ज़्यादातर जो मैग्नेटिक टेप्स होती थी उसमें डेटा को कन्वर्ट करने के लिए किया जाता था, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1978 में, ठीक है। यहाँ पे ये किसने किया था? CCF पे वर्क किया था यूनेस्को ने, ठीक है। CCF की भी वही जरूरत थी कि डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी सेम चीज पे, और सभी एक साथ, सभी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ न कुछ बनाया, इसीलिए सबके अलग अलग फॉर्मेट्स होते थे। सबके ऑब्जेक्टिव्स जो होते थे वो लगभग सेम ही थे, ठीक है। इसलिए आपकी बुक में नहीं मिल रहा, कौन सी बुक आप ढूंढ रहे हो? या यानी आपकी बुक में कुछ प्रॉब्लम है, मिस प्रिंटेड है आपकी बुक। हाँ, उसमें पेजेस शायद मिसिंग हो, उसमें मिस्ड पेजेस है। तो इसको आप है ना, ये वाला ब्लॉक अगर शायद देखिए कि सभी बुक में प्रॉब्लम है या इसी में है। इसी में प्रॉब्लम हो तो आप ये ब्लॉक जो है वो ई ज्ञान कोश से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जितने भी ये स्टैंडर्ड्स थे, देखिए स्टैंडर्ड्स जितने भी थे, चाहे वो ISO 2709 हो, चाहे वो मार्क हो, चाहे ISBD हो, चाहे CCF हो, इन सब का ऑब्जेक्टिव सेम ही था कि डेटा को एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। कंप्यूटर की मदद से कन्वर्ट किया जा सके या सॉफ्टवेयर की मदद से कन्वर्ट किया जा सके। और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बनाया है वो ऑर्गेनाइजेशन खुद को एक बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस के तौर पे क्या कर सके, एक एजेंसी के रूप में वो काम कर सके, ठीक है। तो यही सबका ऑब्जेक्टिव्स थे, चाहे वो ISBD हो, चाहे
मार्क हो, चाहे ये CCF हो, चाहे FRBR हो, ठीक है। इन सब का काम यही था। इनके केवल फॉर्मेट सबके कुछ कुछ अलग होते थे, तो बहुत सारा फॉर्मेट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हर किसी का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट पढ़िए, कुछ में कॉमन है उस वो कॉमन रहेंगे, अलग है वो अलग रहेंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी क्या होता था, इसका रिकॉर्ड लेबल होता था ताकि रिकॉर्ड को पहचाना जा सके कि ये रिकॉर्ड कौन सा है। और ये जो इनिशियल रिकॉर्ड्स होते थे, ये मार्क में लीडर होता था, इसमें रिकॉर्ड लेबल नाम है उसका, लेकिन ये सारा कंप्यूटर के यूज़ के लिए होता था, ये यूज़र के लिए उसका कोई यूज़ नहीं होता था। डायरेक्टरी में टैग्स होते थे, टैग्स की लेंथ होती थी, ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे देखिए, टैग 3 कैरेक्टर्स का होता था। लेंथ ऑफ द डेटाबेस पोजीशन वो कितनी, 5 कैरेक्टर्स की थी, ठीक है। इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था, इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन 5 कैरेक्टर्स, सेगमेंट आइडेंटिफायर 1 कैरेक्टर, अकरेंस आइडेंटिफायर 1 कैरेक्टर, ठीक है। तो कितनी बार अकरेंस होगा, यानी वो एक बार रिपीट होगा या 2 बार रिपीट होगा या कितनी बार आएगा वो, ठीक है, उसके भी कैरेक्टर्स यहाँ पे थे। इंडिकेटर्स हमने बात ऑलरेडी कर ही ली है। इंडिकेटर्स क्या होते थे, डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको यूज किया जाता था। फीचर्स हैं फिर, इंडियन स्टैंडर्ड इसको छोड़ दीजिए, केवल नाम ही याद होगा तो बहुत है, क्योंकि इनका यूज है नहीं। देन समरी, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस भी दिए होंगे। क्वेश्चंस दिए सेल्फ एक्सरसाइज के लिए, नहीं दिए हुए देर आर, ठीक है। ये मार्क के क्वेश्चंस कुछ दिए हुए होंगे, उसके आंसर सेल्फ दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे ऐसे टाइप क्वेश्चन आया है ना, तो आपको मार्क के बारे में सबसे ज़्यादा लिखना होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंस यहाँ पे ISBD है और मार्क है, ठीक है। इनको थोड़ा पढ़ लीजिए। CCF को ठीक है, इतना ज़्यादा यूजफुल है नहीं, ISO भी नहीं है, लेकिन आ कुछ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्क, मार्क 21। तो मार्क 21 तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ये अभी थियरी है, ठीक है। तो आपको समझ में बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको बहुत टेक्निकल लगा हो, सर के ऊपर से गया हो, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे ना 2 to 7 में, तो आपको ये सब चीज़ें रिवाइंड होगी, आपको याद अपने आप रहेगा। मार्क 21 आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा जब हम प्रैक्टिकली करेंगे इसको, ठीक है। तो 2 to 7 में जब भी हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको मार्क 21 आपके लिए वहाँ पे ईजी हो जाएगा। तो मार्क 21 इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्लास, हाँ हाँ, प्रैक्टिकल क्लास ऑनलाइन ही होगा, तो ऑनलाइन के लिए, ठीक है। एग्जाम्स तो आपका यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जनरली वो आपके टर्म एंड एग्जाम्स के बाद होता है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे।